अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे. Okay, so in today's video we will be discussing about all the syllabus updates in paper 1 and paper 2 जो भी अभी तक आ चुके हैं. ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा क्या होता है कि कैम्ब्रिज ये प्रॉमिस करता है कि यार जैसे लेट्स से लास्ट ईयर से 2025, 2026 और 2027 में उन्होंने कहा था कि सिलेबस सेम रहेगा. लेकिन जब 2025 से 2026 में आए, जैसे इस सेशन में हम आए, तो उन्होंने एक और सिलेबस अपडेट की. जो है जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट कर दी, लेटेस्ट पीडीएफ दे दी हमें कि भाई कुछ चीज़ें जो है अपडेट हुई है. मतलब हर 3 साल में कैम्ब्रिज ये वादा करता है कि सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 साल या 2 साल गुजरते हैं कैम्ब्रिज फिर सिलेबस को अपडेट कर देता है. मतलब हमारा सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि हर साल आती ही जा रही चीजें आती जा रही है, पुरानी चीजें हटती जा रही है, नई चीजें आती जा रही है. अच्छा, एक्सक्लूड बहुत कम करता है, इंक्लूड ज्यादा करता है. ठीक है, और आपके सामने है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर ओवरऑल देखें तो कितना ज्यादा बूम कर रही है. टेक्नोलॉजी, आईटी वर्ल्ड, कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड, ये पूरी कितनी ज्यादा बूम कर रही है. ठीक है, तो कमिंग बैक टूवर्ड्स सिलेबस अपडेट्स, तो भाई हम सेशन 2025 से 2026 तक का जो अपडेटेड चीज़ें हैं देखें. सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है और उसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर से इस ईयर तक का जो शिफ्ट है, जो चीज़ें ऐड करी गई हैं, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 का देखते हैं और पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं. अच्छा, मैं आपको एक दो चीज़ें 2023 सिलेबस से भी बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ से अनअवेयर्ड हैं. स्कूल वालों की तरफ से जो है वो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है और अपडेटेड नॉलेज नहीं होती, तो टीचर्स जो है काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं. तो भाई जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो आपकी मर्जी है, उसको आप एज ए नॉलेज पढ़ना चाहें, एग्जाम के लिए तो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. 2023 के सिलेबस के बाद हमारे पास KB, MB, GB ये सब चीज़ें निकल चुकी हैं और इनकी जगह पे आ गई हैं कीबी बाइट, मीबी बाइट, जीबी बाइट, पेबी बाइट, एक्सबी बाइट. ठीक है, ये हमने क्लास में भी पढ़ी ये सब चीज़ें. अच्छा, पहले हम पढ़ा करते थे किलो बाइट, मेगा बाइट, लेकिन ये चीज़ निकल चुकी है. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अब आप यूज़ करोगे 1024. ठीक है, अब आप 1024 यूज़ करोगे और आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई KB, MB, GB जो है ये निकल चुके हैं. सही है, तो आपने 1024 यूज़ करना होता है. पहले हम 1000 यूज़ करा करते थे, वो एक्सक्लूड हो गया. सही है, 1024 का मतलब है हम जब कन्वर्जेंस की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बाइट से कीबी बाइट्स आते हैं, तो भाई एक कीबी बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, तो आप 1024 यूज करोगे व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम बाइट्स टू कीबी बाइट. ठीक है, इस तरीके से और आगे जाऊं तो मेरे पास मीबी बाइट है, इस तरीके से और आगे जाऊं तो जीबी बाइट, और ये रिलेशन 1024 का इट कंटिन्यूज. ठीक है, पेबी बाइट है, फिर एक्सबी बाइट है. ठीक है, इट गोज ऑन. तो 1000 की जगह 1024 यूज हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं. जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आप डेसिमल नंबर्स में फंसोगे नहीं, आपका आंसर इजीली सिंप्लीफिकेशन से आ जाएगा. इसकी भी स्ट्रेटजीज हैं, इसकी भी टेक्निक्स है. और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर फाइल साइज में यूज़ होता है. ठीक है, जिसमें हमारे पास दो दो टाइप्स हैं, एक इमेज की फाइल साइज होती है और एक साउंड की फाइल साइज होती है. आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पे. ये बच्चों का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि सर हमारे स्कूल में टीचर्स इंटरनल वर्किंग पढ़ा रहे हैं. भाई इंटरनल वर्किंग नहीं आएगी. आपको ये नहीं पूछेगा कि स्पीकर काम किस तरह करता है, आपको ये नहीं पूछेगा प्रिंटर काम किस तरह करता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि कीबोर्ड काम किस तरह करता है, आपको ये नहीं पूछेगा कैमरा काम किस तरह करता है, आपको ये नहीं पूछेगा स्कैनर किस तरह काम करता है. आपको क्या पूछेगा फिर? भाई आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, मतलब बेसिक बोलेगा भाई व्हाट इज दिस. तो आपको पता तो होना चाहिए ना. जैसे स्कैनर है, स्कैनर क्या करता है कि भाई वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी जो है डिजिटल कॉपी बनाता है. अब उसके अंदर का इंटरनल मैकेनिज्म नहीं पूछेगा. ठीक है, अच्छा, और क्या फीचर्स पूछ सकता है? फीचर्स बेसिकली क्या होती हैं कि इसकी क्वालिटीज, इसमें क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स पूछ सकता है. ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स मतलब फायदे और नुकसान. इसके साथ साथ फीचर्स के साथ साथ एप्लीकेशंस भी पूछ सकता है कि मतलब कहाँ कहाँ यूज होती है. मतलब आपको एक सिनेरियो दे देगा, वो बोलेगा भाई बताओ इसमें कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही है. ठीक है, तो इंटरनल वर्किंग नहीं आएगी. और वो कब 2 साल पहले निकल चुकी है, लेकिन बच्चों का ये कंसर्न नहीं होता शुरू से. तो भाई इस चीज को क्लियर कर लें. एनोटेटेड डायग्राम्स जो हमने अभी बैच में नहीं करी, हम करेंगे इंशाल्लाह आगे. एनोटेटेड डायग्राम्स बेसिकली क्या होती हैं? दे कैन कम फॉर एनी सब टॉपिक. हम पेपर 1 पे गाइस, पेपर 1 पे में जो ये एनोटेटेड डायग्राम्स है, ये क्या होती है? बेसिकली किसी भी टॉपिक के किसी भी सब टॉपिक से आ सकती है. मतलब एनोटेटेड डायग्राम जो है हर वो चीज जिसका थ्योरी का आंसर बन रहा है, फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स का आंसर बन रहा है, 4 मार्क्स का आंसर बन रहा है, या 5 मार्क्स का बन रहा है, या 6 मार्क्स का बन रहा है, उसकी एनोटेटेड डायग्राम बन सकती है. एनोटेटेड डायग्राम्स बेसिकली क्या होता है कि एक थ्योरी आंसर को हम एक डायग्राम में रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे. और बहुत सारे टॉपिक्स की आ सकती है, जैसे डीडॉस की आएगी, पैकेट स्विचिंग की आएगी,
डेटा इंटरसेक्शन की आएगी, फायरवॉल की आई हुई है, फेच एग्जीक्यूट साइकिल की आई हुई है, बहुत सारी जो है ना उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो हम मैक्सिमम टॉपिक्स को पिक करके उनकी डायग्राम्स बनाएंगे। लॉजिक गेट्स पहले पेपर 1 में था, इट हैज मूव टू पेपर 2। एनोटेटेड एंड ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एडेड। भाई चैप्टर 6 जिसकी मैं क्लास में अक्सर बात कर रहा हूँ, तो कि बाकी हम करेंगे, ये एक न्यू टॉपिक है और ये पूरा टॉपिक, पूरा चंक ऑफ टॉपिक सिलेबस में ऐड हुआ था। इथिक्स रिमूव हो चुका था और ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऐड हो चुका है। ठीक है, मतलब आप काफी बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैकवर्ड ट्रेंड क्या है। मतलब पहले ये टॉपिक नहीं था, तो आज से 2-3 साल पहले ये टॉपिक नहीं था, 2 साल पहले ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद और ये पूरा ऐड हुआ। इसमें 3 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स। इसका पहला सब टॉपिक है ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ठीक है, और दूसरा सब टॉपिक है इसका रोबोटिक्स, और तीसरा है हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये पूरा चंक ऑफ टॉपिक ऐड हो गया जिसमें 3 सब टॉपिक्स होते हैं, और इथिक्स रिमूव हो चुका। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 पे भी चीजें हैं काफी सारी जो अपडेट हुई हैं, और वो मैं सारी आपको रीसेंट अपडेट्स बता रहा हूँ। सही है। डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इफ नॉट आस्क्ड। पहले ये होता था, अगर आप मेरी शायद पुरानी वीडियोस पढ़ी हो ना पढ़ी हो, और पुराने बच्चों से अगर आप पूछे, तो मैं बल्कि खुद बता रहा हूँ कि पुराने बच्चों को ये चीज़ थी, एग्जाम में बोला होता है डिक्लेरेशन करनी है तो करनी है। अब हमारे पास डिक्लेरेशन ऑप्शनल हो गई है, मतलब अगर सवाल में नहीं पूछा हुआ तो आपकी मर्जी है। सही है ना। हम शुरू से क्यों करवाते रहते हैं भाई क्लास में? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो। तो डिक्लेरेशन अगर सवाल में पूछा हुआ है, बोला हुआ है, तो लाजमी हो गई। अगर नहीं बोला हुआ तो फिर आपकी मर्जी, आप करो या ना करो। डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इफ नॉट आस्क्ड। सब रूटीन्स कैन हैव अप टू 3 पैरामीटर्स। ये क्या चीज है भाई? हमने तो 2 पैरामीटर्स तक का सवाल किए, हम 3 पैरामीटर्स वाला भी सवाल करेंगे। सब रूटीन्स क्या होता है? सब रूटीन्स हमारे पास होते हैं फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। दोनों को सब रूटीन्स बोलते हैं ना, दोनों सब रूटीन्स के लेबल में आती है, फंक्शंस भी और प्रोसीजर्स भी। तो सब रूटीन्स कैन हैव अप टू 3 पैरामीटर्स, मतलब भाई हमारे पास जब सब रूटीन का हेडर बनेगा ना, तो हेडर के ब्रैकेट में हमने अभी तक 2 पैरामीटर्स लिए, अब हम तीसरा पैरामीटर भी ले सकते हैं। मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स का सवाल भी दे सकता है। ये आपको पता होनी चाहिए बात बेटा। ठीक है, क्यों? अच्छा, इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। लास्ट ईयर ये हुआ था, 2025 के सेशन में ये हुआ कि उन्होंने जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया उसमें 3 पैरामीटर्स दे दिए। अच्छा, लास्ट ईयर के सिलेबस में उन्होंने बोला हुआ था 2 पैरामीटर्स सिर्फ आ सकते हैं, इट कैन हैव अप टू 2 पैरामीटर्स, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया, 3 पैरामीटर्स दे दिए। तो उन्होंने उस सवाल में सबको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स दे दिए थे गाइस, सबको 15 आउट ऑफ 15, उस बच्चे, हर बच्चे को दे दिए थे। जिसने सॉल्व किया, जिसने ना किया, जिसने छोड़ दिया, जिसने आधा किया, जिसने पूरा किया, सबको 15 में से 15 मार्क्स दिए थे। ठीक है, और इस साल के सिलेबस के अपडेट में उन्होंने ये चीज ऐड कर दी कि भाई फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स कैन हैव अप टू 3 पैरामीटर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि पैरामीटर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पैरामीटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 पैरामीटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 पैरामीटर्स हो। ठीक है, तो वो किसी भी टाइप का सवाल आ सकता है, और हम इसके मल्टीपल क्वेश्चन अभी आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे और करते हुए आ रहे हैं। अब आ जाते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में हमारे पास भाई कुछ चीजें अपडेट हुई हैं अगेन। वो मैंने ये चीज लाइव क्लास में भी बताई थी कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियोस है उसमें कुछ पुराना स्टफ है, कुछ चीजें हैं पुरानी। वो लाइव क्लास में जाहिर सी बात है, हम हर साल के सिलेबस अपडेट के साथ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजों का फर्क है, तो वो आप लोग देख लें क्या फर्क है। भाई आपको जो मेरी डेटाबेस की वीडियो मिलेगी चैनल पे, वो उसमें मैंने एएससी पढ़ाया हुआ है असेंडिंग के लिए। एएससी जो क्यूरी है, स्क्रिप्ट्स है, डेटाबेस में जो स्क्रिप्ट्स है, उसमें मैंने असेंडिंग के लिए एएससी पढ़ाया। तो भाई सिलेबस जब अपडेट हुआ इस साल का, तो इसमें एग्जामिनर ने बोला कि आप एएससी नहीं लिखना, आप असेंडिंग पूरा लिखना है। इसी तरह डीईएससी, डिसेंडिंग के लिए डीईएससी नहीं लिखना, बल्कि डिसेंडिंग पूरा लिखना है। बेसिकली हम ये दोनों कहाँ यूज करते हैं? ये हम ऑर्डर बाय के साथ यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय के साथ एएससी नहीं लिखोगे, बल्कि ऑर्डर बाय के साथ पूरा असेंडिंग लिखोगे। इसी तरह ऑर्डर बाय के साथ पूरा डिसेंडिंग लिखोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटाबेस के अंदर जब हम स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं। एक और चीज, डेटा टाइप। हमारे पास डेटाबेस में जो डेटा टाइप्स है उसमें जो 4 है, 4 बेसिकली हमारे पास अब 4 यूज नहीं होगा, बल्कि कैरेक्टर की तरह यूज होगा। इसको हम कैरेक्टर लिखेंगे। सिंगल कैरेक्टर के लिए अब 4 डेटा टाइप नहीं है, सिंगल कैरेक्टर के लिए अब डेटा टाइप ही कैरेक्टर है। सही है। इसी तरीके से फिर हमारे पास डेट और टाइम है। डेट और टाइम जो है, अब हम यूज कर रहे हैं फिक्स डेट टाइम फॉर्मेट के लिए। सही है, डेट स्लैश टाइम आप कोई भी एक लिख सकते हो जब आपके पास एक फिक्स्ड टाइम फॉर्मेट हो या फिक्स डेट फॉर्मेट हो उसके लिए। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग भी है, जो सूडो कोड में स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट है और अल्फा न्यूमेरिक है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो और अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई, बच्चों को, बच्चे स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स।
इसके बाद अगली चीज भाई, ट्रुथ टेबल टू सर्किट डायग्राम्स। अच्छा, बच्चों को शायद ये लगता है कि यार लॉजिक गेट्स में ओल्ड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आएंगे कि आपको इक्वेशन देगा और उससे डायग्राम बनवाएगा, और आपको एक डायग्राम से फिर आपसे ट्रुथ टेबल बनवाएगा। ये वाले सवाल तो आते रहते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर क्वेश्चंस को इवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना चाह रहे हैं। तो अब ट्रुथ टेबल से आपको इक्वेशन आ सकता है और ट्रुथ टेबल से आपको डायग्राम भी आ सकती है। तो ट्रुथ टेबल से सर्किट डायग्राम्स, ये मैंने वीडियो भी उसकी ऐड की है, और हमने लाइव क्लास में भी ये चीज पढ़ी कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल से सर्किट डायग्राम बनाई जाती है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन भाई आना आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियरली बोल दिया उसने। स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के भी भाई स्टेजेस जो हमारे पास हैं, ये पीडीएलसी का टॉपिक है, ठीक है। पीडीएलसी में इसको देखते हैं, तो ये भी ऐड हो चुके हैं भाई, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। सूडो कोड डेटा टाइप डेट एंड टाइम इज रिमूव। भाई सूडो कोड से जो डेटा टाइप्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन कौन सी, हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास रियल है, हमारे पास चार है, हमारे पास बूलियन है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इंटीजर, रियल, चार, बूलियन, और क्या रह गई, और कोई रह गई स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग आ गई। अब डेट और टाइम ये सब हट चुके हैं, मतलब अब अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आया तो फिर वो डायरेक्टली आपके पास स्ट्रिंग के डेटा टाइप में चला जाएगा, सही है। तो डेट और टाइम हट चुके हैं। हाँ, डेटाबेस में डेट और टाइम है। अच्छा, डेटाबेस की डेटा टाइप भी स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स में से लिखते हैं, सही है। हाँ। फिर आती है हमारे पास अगली चीज, नेस्टेड स्टेटमेंट्स। नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या चीज है भाई? नेस्टेड लूप तो आप लोगों ने पढ़े हैं सर। नेस्टेड सिलेक्शंस क्या चीज है बेटा? नेस्टेड सिलेक्शन का मतलब है कि हम अगर नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो, नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो, तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है भाई? नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि हम एक इफ के अंदर कंसेक्यूटिवली दूसरा इफ भी चला सकते हैं। मतलब आपने एक इफ चलाया, और एक इफ के अंदर आपने कंडीशन लिखी, जैसे यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन देन के बाद आपने रिजल्ट नहीं लिखा, बल्कि एक और इफ चला दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इफ, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो नंबर है ना, वो है 50 to 70 के रेंज में है, तो मुझे जो है ओके ओके प्रिंट करना है, सही है। अगर नंबर 50 to 70 के रेंज में है तो मुझे ओके प्रिंट करना है। तो मैं बोलूँ, दो तरीके करने का ना इसको। एक तो ये तरीका है कि हम एक ही कंडीशन में लिख दें, इसको हम नम कर देते हैं, सही है। इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, इंक्लूसिव कर लेते हैं, सही है। या चलें ग्रेटर देन 50 कर लेते हैं डायरेक्ट। एंड num is smaller than 70, then आउटपुट या प्रिंट ओके। एक तो ये तरीका, ये आप लोग को आसान भी लगता है, सही है। ये हो गया। लेकिन अगर हम इसको नेस्टेड इफ से करना चाहें तो कैसे होगा? और इसका एंड इफ भी हो जाएगा ना। अगर हम इसको नेस्टेड इफ से करना चाहें गाइस, तो कैसे होगा? गौर से सुनना। नेस्टेड इफ से करने का मतलब ये है कि मैं बोलूं इफ, एक कंडीशन लगाऊं, इफ नम इज ग्रेटर देन 50, यहां से मैं देन के अंदर एक और कंडीशन लगा दूं, इफ नम इज स्मॉलर देन 70। अगर नंबर 50 से ग्रेटर हो, देन इफ नम इज स्मॉलर देन 70, 70 से स्मॉलर हो, तो हम आ जाएंगे देन में, और फिर हमें जो भी आउटपुट करना होगा, फॉर एग्जांपल हमें आउटपुट करना है, हम बोले आउटपुट ओके, तो ये आउटपुट हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और इसी तरीके से फिर जब दो इफ खुले हैं तो दो इफ बंद भी होंगे, एंड इफ और एंड इफ, क्योंकि ये दो अलग अलग इफ खुले हैं, सही है। इसी तरह अगर एल्स इफ आप लिखते हो, एल्स इफ आप मल्टीपल एंड इफ से भी बंद कर सकते हो, एक एंड इफ से भी बंद कर सकते हो। तो दोनों मर्जी, आप इसको नेस्टेड इफ की तरह लगाना चाहो इस तरह भी लगा सकते हो, और इसको आप एक ही इफ में एंड या और ऑपरेटर से लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और बस आखिरी चीज ये है कि भाई 6 मार्कर सूडो कोड क्वेश्चंस अब बहुत ज्यादा यूजुअल हो गए। 6 मार्कर सूडो कोड क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज्यादा यूजुअल हो गए। मतलब अब आपको एक छोटा सा सिनेरियो बना देगा। देखो, एक तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, 15 मार्कर, वो अलग चीज है, वो तो आखिरी में आता ही है, वो तो लाजमी है। एक 6 मार्कर, 7 मार्कर, अब सूडो कोड के सवाल भी आ रहे हैं इस तरह के, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पास पेपर्स में मिलेंगे भी। अच्छा, मैं तुम लोग को ये जो 3 पैरामीटर्स की बात जो बता रहा था, अप टू 3 पैरामीटर, मैं तुम लोग को सवाल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 6 मार्कर देखें, सूडो कोड, इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल जो है ईयरलीज में, ठीक है। ये हम करेंगे भी इंशाल्लाह, आगे हम लाइव क्लास में करेंगे। और मैं जो तुम लोगों को बता रहा था सिनेरियो बेस्ड, जिसमें 3 पैरामीटर्स आए थे, जो एक्सक्लूड हो चुका था, ये रहा गाइस, जो एक्सक्लूड हो चुका था, जिसमें फुल मार्क्स दे दिए थे। तो इस तरह के सवालों में जो है ना, वो उन्होंने बोला है
कि भाई वो जो पैरामीटर्स लेंगे वो तीन तीन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इस सवाल को, और करेंगे भी क्योंकि अब तो हमारे सिलेबस में तो आ रहा है ना। लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए रिमूवल था, लेकिन हमारे सिलेबस में तो उस चीज़ वो ऐड कर दिए, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली चांस है कि हमारे इस साल के सिनेरियो में तीन पैरामीटर्स हो, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई दिस वाज ऑल फॉर द सिलेबस अपडेट, एंड यू शुड नो दिस थिंग, यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सही है। तो थैंक यू।